हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ वापस यूट्यूब में। एक्चुअली बहुत सारी न्यू फैकल्टीज़ को हमें इंट्रोड्यूस कराना था। एंड दैट टाइम मैं आके शूट नहीं कर सकता था बिकॉज उन लोगों का कंटेंट हमें यूट्यूब पे प्रोवाइड कराना था। शायद आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, मेरी टीचिंग टेक्निक को मिस किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब आने वाले टाइम में ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ की रेगुलरिटी रहेगी। आप लोगों का 12th के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। आप लोगों में से कई लोग इस बेस पे बैठे होंगे कि हमारी 12th की परसेंटेज कितनी आए, उसके हिसाब से हम एडमिशन्स लेंगे। पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज आपको इस बेस पे इंटरेस्ट नहीं देता है कि आपकी 12th में परसेंटेज कितनी थी। क्योंकि जितनी भी सेंट्रल से एफिलेटेड हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये सभी हमें सीयूईटी एग्ज़ाम के बेस पर इंट्रेंस देते हैं। सीयूईटी एग्ज़ाम का जो फुल फॉर्म है वो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तक तो हमने ये सोचा ही नहीं कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हमारा ये जो पेपर है, हमने अगर जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और तैयारी नहीं हुई है तो अभी भी डरने की बात बिल्कुल नहीं है। याद रखना, आपको एक चीज़ समझना है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें उस पॉइंट से, इस लेवल से हमें स्टार्ट करना होगा कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है उतना वो परफेक्ट टाइम है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सीयूईटी जैसा एग्जाम जिसमें केवल 12th का डोमेन सब्जेक्ट का आता है, उसके लिए तो ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, आने वाले 15 to 20 डेज। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत समझिए। आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके अगर आप पढ़ाई करेंगे और आप कोशिश करेंगे एक बार निकालने की, याद रखना शुरुआत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी बात की शुरुआत ना करें तो कभी आप उस मुकाम तक हासिल नहीं कर सकते हैं। कभी किसी ने खाना बनाने की अगर शुरुआत नहीं किया तो ये सोच के बैठा रहे कि खाना बन जाएगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं। एक बार आप शुरुआत कर दोगे, खाना अल्टीमेटली बन ही जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग आगे चल के रेगुलर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारा सीयूईटी के बारे में हमारे चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों का जो डोमेन सब्जेक्ट का ऐप में भी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा। जिन बच्चों को ऐप में हमारे साथ ज्वाइन करना है वो सिर्फ 1199 रुपये में पूरा डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज, डोमेन सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वेट मत करिए, जल्दी से ऐप को ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला चैप्टर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई एम नीलेश कुमार गुप्ता फ्रॉम द श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मैं आपको एक बार पर्सनल इंट्रो अपने आप का कर दे के बताता हूँ। जो मैं हूँ नीलेश कुमार गुप्ता, मैं बीएससी में पूरे स्टेट में, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आया था लगातार 3 सालों तक। उसके बाद मुझे गवर्नर के थ्रू गोल्ड मेडल मिला। होलकर साइंस कॉलेज में भी मैंने एमएससी की। मैं होलकर साइंस कॉलेज का एमएससी टॉपर रहा हूँ, जिसमें अभी मुझे कुछ दिनों पहले अवार्ड मिला। ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्टेट लेवल अवार्ड्स हैं जिनको मैं अभी गिना नहीं सकता बिकॉज अभी हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो याद रखिएगा, ये एकेडमिक सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से आया है। अगर आप भी ऐसे एकेडमिक रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊं अगर, तो अगर यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक किन वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड। पहला है आपका इलेक्ट्रो, दूसरा है आपका क्या? स्टैटिक। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या है आपका? इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड आपका क्या है? स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रो का मीन्स? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। ठीक है ना? यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल हम वही हिस्सा पढ़ने वाले हैं जहां पे हम चार्ज को क्या मान के चल रहे हैं? रेस्ट पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics is the branch of physics in which we study about in which we study about the condition of charge at rest, the condition of charge at रेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यानी हम ऐसी ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं जहां पे हम चार्ज को क्या करके रेस्ट पे मान के चलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, आपके में जो 12th क्लास है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, इन दोनों कंडीशन में हम चार्ज को रेस्ट पे मान के चलते हैं। लेकिन जब हमारी बात आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो याद रखना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक होता है उसमें हमारा चार्ज क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। तो जहां पे भी मूविंग चार्ज की बात कर दी जाए तो समझ जाना वहां पे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के कोई भी फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। लेकिन जहां पे मूविंग चार्ज की बात की जाएगी वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म,
ये वाले चैप्टर एप्लीकेबल होंगे। तो हमें याद रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करें, जहां पर चार्ज रेस्ट पे हो वो ही आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो कौन सी ब्रांच है, ये एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम चार्ज को क्या मान के चलते हैं, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि ये सपोज करो क्यू चार्ज है, तो ये हमेशा याद रखना इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, जीरो। और ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया, हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमारा जीरो होना चाहिए, तभी हमारा वहां पे कौन सी ब्रांच लग पाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा चार्ज एट रेस्ट, यानी पूरा चैप्टर किससे रिलेट होने वाला है, चार्ज से। तो अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज। देखो चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं, पहले जब हमें शुरू में बताया गया था कि धरती का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एक एटम होता है। एटम से छोटा कुछ नहीं होता है। बाद में हमें पता चला एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, हम लोग अगर देखें तो अगर एटम की हम बात करते हैं तो एटम हमें किस स्टेट में मिलता है, न्यूट्रल में। बल्कि हमें ये पता है कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, स्टिल हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है ना। यानी एक बात तो देखनी पड़ेगी कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब है जितना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज था उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, तभी तो न्यूट्रल हो रहा था कि नहीं हो रहा था। यानी यहां पर न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। न्यूट्रॉन से तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बेचारे के पास वैसे ही कुछ चार्ज नहीं है, वो क्या ही बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, दैट्स व्हाई हमारा एटम क्या है, न्यूट्रल। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब हमारे पास दो रीजन आते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को चेंज कर दें तो हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, या तो हम प्रोटॉन की संख्या को चेंज कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इंबैलेंस क्रिएट होगा, जो ज्यादा होगा एटम उसके जैसा नेचर शो करने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बैठे हुए हैं डिस्टर्ब होने के लिए, पर दिक्कत हमारे साथ क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। और आप ये सोच लो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी के साथ बाइंड होता है ना कि उसको निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। सपोज करो अगर कोई काम 10 रुपए में हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो वही काम हम 1 लाख रुपए में करें, इसका मतलब वो प्रोटॉन है। आप कौन सा काम प्रेफर करोगे, 10 रुपए में ना। ठीक इसी प्रकार से अगर कम एनर्जी निकालने से कोई चीज बाहर आने वाली है एटम के अंदर से, वो इलेक्ट्रॉन है ना कि प्रोटॉन। यानी हमारा प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स के साथ है, तो इसका मतलब है हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज किसको कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। चेंज कैसे होगा, या तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें या फिर हम इलेक्ट्रॉन को उससे विड्रॉ करा लें। तो अल्टीमेटली चार्ज जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी बताओ डेफिनेशन क्या होगी चार्ज की। चार्ज इज नथिंग, इट विल बी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करें कि नहीं करें, चलो फिर। चार्ज इज नथिंग, चार्ज इज नथिंग, it will be the transfer of, it will be the transfer of electrons. Got it or not? चार्ज जब भी बनेगा किसकी वजह से बनेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बनेगा। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। ठीक है ना। चार्ज होते कितने प्रकार के हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। बताओ कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज। किसने बताया था दो प्रकार के चार्ज होते हैं, किसी को मालूम है क्या, जल्दी बताओ। दो प्रकार के चार्ज किसने बताया था, कुलाम्स ने बता दिया था क्या। तो आप लोग देखो कमेंट बॉक्स ऑन रहता है ना, तो सब बताओ चार्ज किसने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको लिख देता हूं पर आपको ट्राई करना है। दैट्स इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। सब लोग पता दिक्कत क्या कर देते हैं, सबको लगता है यार चार्ज की यूनिट कुलाम्ब होती है, अगर चार्ज की यूनिट कुलाम्ब होती है, चार्ज कुलाम्ब नहीं बनाया है, इसका मतलब है कि कुलाम्ब नहीं बताया होगा दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पर नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट व्हिच टेल्स अबाउट द अदर टू टाइप ऑफ चार्जेस।
फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज द निगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को हम समझे तो देखो वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द निगेटिव चार्ज। अब एक चीज याद रखना, धरती में तुम जो कुछ पढ़ोगे उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। अगर तुम उसको फिजिक्स में पढ़ रहे हो, यूनिट को निकालने के डिफरेंट तरीके थे, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। ठीक इसी प्रकार से चार्ज की भी यूनिट होती है। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है वो आपका क्या होता है? कूलाम्ब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब आप उसकी सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो वो क्या बन जाता है? स्टैट कूलाम्ब, STAT, स्टैट कूलाम्ब। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप उसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करोगे, याद रख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है आपकी? एफ कूलाम्ब। तो देखो याद रखना, अगर आपको सीजीएस यूनिट कहीं पे लिखा होगा तो आपको ESU यूनिट करके लिखा होगा, और जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करेंगे वो लोग तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं EMU क्या होता है चार्ज का, तो EMU क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एफ कूलाम्ब। अगर आपसे क्या पूछ दिया जाए कि ES यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो आप क्या बोलोगे? स्टैट कूलाम्ब। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? कूलाम्ब। लेकिन एक और यूनिट होती है जो धरती की सबसे बड़ी यूनिट होती है चार्ज को मेजर करने के लिए, वो होती है फैराडे। क्या होती है? फैराडे। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम फैराडे के बारे में ये समझ लो कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम्ब। ये आपका सीयूटी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जरा बताइए भाई साहब कि एक फैराडे में कितना चार्ज होता है, तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम्ब। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या? चार्ज हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको याद रखना है। आपको पता है ना वेक्टर स्केलर में डिफरेंशिएट नहीं है, पुरानी वीडियोस मेरी देख लेना, वहां मिल जाएगा। पर इतना आपको याद रखना है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली चीज है कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है ना? डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हिंदी मीडियम के होगे तो आपने पढ़ा होगा ना, विमी सूत्र क्या होता है? बताओ जल्दी से। भौतिक राशियों का विमी सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये आप पढ़कर आए होंगे 11वीं क्लास में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको पता है कि I बराबर आपने क्या पढ़ा था? Q अपॉन T। ठीक है, करंट बराबर क्या पढ़ा है आपने? चार्ज अपॉन टाइम। यहां से जरा देखो आप लोग, तो Q बराबर क्या निकल के आ गया? I इंटू टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? आई हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो हम इससे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते थे। हमें पता है आई को हम रिप्रेजेंट करते थे ए से और टाइम को टी से। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है या मैंने कुछ गलती कर दी? जल्दी बताओ। आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दोगे क्या जितना लिखा हुआ क्यू बराबर एटी? कुछ जरूरी चीज होती है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, बताओ वो क्या है? ये तो नॉर्मल फॉर्मूला बन गया। तो आप लोग याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला तब तक नहीं कोई क्वांटिटी को कहा जाता जब तक उसके अंदर लिखी क्वांटिटी काय के अंदर ना आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना आ जाए, तो ये अब कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले तो सिर्फ वो एक फॉर्मूला था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? ए इंटू टी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या? ठीक है, प्रॉपर्टीज, हर चीज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तुम्हारा घर में नेचर होगा ना, तुम कैसे हो? लड़ाकू हो, समझ में आ रहा है ना? पढ़ाकू हो, ठीक है ना, या फिर एक नंबर के नालायक हो। ऐसी प्रॉपर्टीज अपन की होती हैं, लड़कों की तो प्रॉपर होती हैं। ठीक है ना? तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमें बताना है चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। समझ में आया? तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना? अब वही गांव वाली भाषा, जब भी कंजर्वेशन वर्ड बोल दिया जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब कुछ ना बने तो हमें यह बात तो मालूम है कि ना कि कोई चीज को क्रिएट किया जा सकता है, ना किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाए तो उस चीज को हम बोलते हैं कंजर्वेशन या कंजर्व क्वांटिटी। तो यहां पे वो चीज क्या है आपकी? मस्त मस्त यानी चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? वो चीज आपकी यहाँ पे क्या है? चार्ज। यानी आप डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बचपन की लैंग्वेज हो गई। दूसरा सिस्टम देखो आप, दूसरा तरीका बताने का बोलो। अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं और बाहर से गेट लॉक कर दिया जाए, 2 दिनों तक गेट बंद रहे, तो ऐसा होगा क्या कि 2 दिनों बाद वो 10 बच्चे 12 में कन्वर्ट हो चुके हों बिना बायोलॉजी के? समझ में आया कि नहीं आया?
10 बच्चे कितने में कन्वर्ट हो चुके हो, 12 में, या फिर बाहर के बच्चे अंदर आ गए हो, ऐसा तो होगा नहीं। यानी अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रही है तो वो चीज हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऐसा सिस्टम जिससे कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होती है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा चीज क्या होती है, कंजर्व होती है। तो आप बोल सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब ना तो कुछ आ सकता है ना कुछ जा सकता है, एक बार जितना रख दिया उतना ही बना रहता है। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। इंदौर में आप लोगों का पॉकेट मनी या जो खर्च है वो आइसोलेटेड सिस्टम है कि अनआइसोलेटेड? मेरा तो देखो अनआइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि जितना आता है उससे दुगना में उड़ा देता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चीज क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये एक आपका बॉक्स और इसके अंदर हमने न्यूट्रॉन रख दिया, समझ में आया कि नहीं आया? ये एक आपका बॉक्स है, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। हमने इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी, हमने देखा इसी बॉक्स के अंदर जो न्यूट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और 1 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। हाँ या ना? 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और 1 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो टोटल नेगेटिव प्लस टोटल पॉजिटिव अभी भी कितना है, 0। तो ना चार्ज आपका क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। तो इसका एग्जांपल क्या बना, व्हेन द न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। गॉट इट और नॉट? किसी को कोई दिक्कत क्या? तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ द सेकंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग घर बनाते हो तो बनी बनाई दीवार खरीद के ले आते हो या फिर छोटी छोटी ईंटें खरीद के लाते हो? हाँ है ना? बनी बनाई दीवार है, छोटी सी ईंट क्या खरीद के लाते हो, जल्दी बताओ आप लोग, देखो जल्दी से। तो ध्यान से देखना, अगर आप लोग घर बनाते हो तो बनी बनाई दीवारें ईंट खरीद के लाते हो। और मैंने बोला इस पूरी बड़ी दीवार का आप लोग वॉल्यूम फाइंड करके बताओ। अब तुम्हारे पास ना लैडर है ना इतना बड़ा इंची टेप है कि पूरा वॉल्यूम निकाल लोगे। तो आप पता, अगर कोई पढ़ा लिखा दिमागदार व्यक्ति होगा जो लास्ट बेंच पे बैठता होगा और बचपन से लेकर अभी तक उसने अपना दिमाग यूज नहीं किया होगा, वो निकालेगा इसका शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया कि नहीं? वो क्या बोलेगा, सर मैं एक ईंट का वॉल्यूम अगर निकाल लूं और उसे नंबर ऑफ ईंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी दीवार का वॉल्यूम निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? ठीक उसी प्रकार से आपको मैं बोलूं, यहाँ पे जो ईंट है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? जो ईंट है वो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो आपको पूरे के पूरे सिस्टम का चार्ज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज बनने के पीछे कारण ही क्या था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। तो ये हो जाएगा Q बराबर NE, और चार्ज अगर प्लस है तो प्लस साइन और माइनस है तो माइनस साइन। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी धरती का बड़े से बड़ा चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे याद रखना जो n की वैल्यू होती है ना, वो स्टार्ट कहां से होती है, 0 1 2 3। कुछ लोग 1 से स्टार्ट कर देते हैं। अगर भैया आप 1 कर दोगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 कैसे दिखा पाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि चार्ज तो 0 भी होता है। तो इसका मतलब है कि n को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोल सकते हो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, the total charge of the system would be written as integral multiple of fundamental charge, that is चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़े से बड़े चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। और याद रखना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत क्या?
तो देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आप लोगों को, कुछ लोग तो उसकी वैल्यू भी रट लेते हैं। तो आपको बोला जाएगा, जरा बताओ आप लोग, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कोई निकाल के बता सकता है। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, 2 मिनट का टाइम दिया मैंने आप लोगों को, जल्दी से निकाल के बताओ आप लोग कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 1 कूलम चार्ज में, जल्दी बताओ। कर रहे हो सॉल्व कि नहीं कर रहे हो? या तो सर इतना ही आता होता तो आपकी वीडियो देख रहे होते क्या हैं? चलो देखो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज बराबर हो जाएगा N इंटू ई, हाँ या ना, इसमें कोई दोहरा है क्या? 1 कूलम चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो देखना यहाँ पे 1 कूलम बराबर N, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। आपको क्या निकालना है, N, जिसको निकालना है उसको रखो एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ। हमने N को इसी साइड रखा और इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। बचपन की गणित लगाओ, अगर थोड़ी बहुत जनरल प्रमोशन ना रहा हो आप लोगों का, तो हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा आपका 10। तो देखना ध्यान से, 10 डिवाइडेड बाई 16, और जब कोई भी नेगेटिव पावर ऊपर जाती है तो क्या बन जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो नीचे क्या है 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाके क्या बनेगी 10 की पावर प्लस 19। हमने क्या किया, थोड़ा सा और हेल्प मांगी, हमने 10 की पावर 19 से बोला भाई साहब हमें एक तो 10 उधार दे दो, ठीक है ना, बहुत ही दयालु आदमी था, उसने एक 10 उधार दे दिया। तो आपको पता है 10 पहले से था, 10 हमने उधार पे ले लिया, पहले से 19 से बचे कितने 18, तो बचे 10 की पावर 18, अपॉन में क्या है आपका 16, 100 में 16 का डिवाइड करो तो कितने बार जाएगा 6.25, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज में। और अगर नहीं सॉल्व करते आता पेपर में रट लेना कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे बोलूं भला बताओ 300 में कितने होते हैं, तुम बोलोगे सर 1 कूलम में इतने होते हैं, इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर दो तो 300 में निकल आएगा। अगर मैं बोलूं 72 में कितने होते हैं, सर एक में तो इतने होते हैं, 72 का मल्टीप्लाई कर दो तो 72 का भी निकल आएगा ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। कोई दिक्कत क्या? आगे देखो जरा, द लास्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज? यहाँ पे तो याद रखना चार्ज कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, यानी अगर हमें चार्ज को ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटीज के तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो मान लिया कि एक सिस्टम था, यहाँ पे +10 कूलम चार्ज था, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज था, यहाँ पे +8 कूलम चार्ज था और यहाँ पे -7 कूलम चार्ज था। मैंने बोला बताओ इस सिस्टम का चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे इस सिस्टम का चार्ज हम कैसे दे सकते हैं, इन चार्जेस को इंडिविजुअली अगर हम ऐड कर दे स्केलर मैथमेटिक्स के माध्यम से, वही प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। भाषा में बोलो अपने, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम वुड बी रिटन एट एडिशन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, इट्स कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। तो देखो यहाँ पे द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम will be given by scalar addition of, will be given by scalar addition of इंडिविजुअल चार्जेस। समझ में आया कि नहीं आया, स्केलर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो देख लो अगर हम इस सिस्टम का चार्ज क्यों बोले, तो देखो ये पहले क्या था, स्केलर एडिशन का मतलब होता है साइन के साथ रख दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है, दूसरा क्या है आपका माइनस का 2, फिर उसके बाद क्या है माइनस का 7, फिर क्या है प्लस का 8। तो देखना यहां से कितना हो जाएगा 10 और 8 18, 7 और 2 9, 18 में 9 गई तो कितना बचा आपका 9। तो देखो ये आपने टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकाल लिया और उसको आपने कोई नई गणित नहीं सीखी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे प्लस माइनस वही किया। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। गॉट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट आओ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम कैसे चार्ज कर सकते हैं दो बॉडीज को। आप लोगों ने बचपन में एक तरीका देखा होगा और अभी भी तरीका देखा होगा, जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम लोग हैंड्स को रब करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हम लोग हैंड्स को रब करते हैं तो रब करने की वजह से आप लोगों ने देखा होगा हाथ आपके गर्म हो जाते हैं, फिर अपन आराम से छुपाते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अपना कोई दोस्त बगल से बैठा हो तो अपन को उस समय क्या करना चाहिए? हमें अपने पानी को बर्फ में डालना चाहिए ठंड में, और उन हाथों को प्यारे प्यारे गालों पे लगा देना चाहिए। तो जो उनने उधारी अभी तक आपसे ली हुई होती है तो उसमें थोड़ा चुकता हो जाता है, ब्याज याज की तरफ में, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम देखें तो जब आप दो हैंड्स को रब कर रहे होते हो तो आपको पता है कि एक हाथ दूसरे को स्लाइड करने से मना कर रहा होता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फिर भी हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं हाथों को। जब भी हम रगड़ते हैं फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? हीट जनरेट करता है। समझ में आया? फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? हीट जनरेट करता है। तो जब आप दो हाथों को आप क्या कर रहे हो? रब कर रहे होगे तो वो हीट जनरेट करेगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कौन ले लेता है? हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन रेडी हो गया वहां से जंप मारने के लिए। जैसे ही आपने मेटल बॉडी को छुआ, आपके हाथ का इलेक्ट्रॉन उस मेटल बॉडी में गया। क्यों? मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड हमें तुरंत क्या लग जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक। समझ में आगे कि नहीं आया? यानी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की मदद से चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसलिए पहला मेथड क्या हो जाएगा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली देखो, हम तुम्हें सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाते हैं क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट मिलेगा। वो हीट कौन ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा हीट को, और वो क्या करेगा? जंप करेगा, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन इज वन मेथड बाय प्रोड्यूसिंग द चार्ज। सेकेंड वन हो जाएगा आपका चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट। इससे न्यूमेरिकल आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। हम देख लेते हैं जरा उसको। बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे तो बताओ जल्दी से, तुम लोग का नंबर निकाल के घर में बता दे कि पढ़ते लिखते नहीं हो। चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने घर में बहुत प्यारा एग्जाम्पल देखा होगा। ये एक पानी की बड़ी टंकी लो, यानी यार दो सेम साइज की पानी की टंकी लो, इन दोनों को हम लोगों ने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इस टंकी को हम क्या कर दे? फुल भर दे, और इस टंकी को हम लोग क्या कर दे? खाली छोड़ दे। अब पानी की डायरेक्शन क्या होगी? पानी की डायरेक्शन होगी जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जहां पे पानी कम है। ठीक इसी प्रकार से हम देखो क्या करेंगे, यहां पर एक चार्ज बॉडी लेंगे। ये देखो फुल्ली चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं इस पे क्यू चार्जेस, ठीक है ना। सिमिलर साइज की हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरी बॉडी लेते हैं और इसके कॉन्टेक्ट पे रख देते हैं। अभी इसके ऊपर जीरो चार्ज है। समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको जब रख देंगे तो इसमें आपको पता है इन दोनों टंकियों में पानी कब तक जाएगा? जब तक दोनों में क्या ना हो जाए? आधा आधा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये दोनों बॉडी सेम शेप की थी, अगर ये भी सेम रेडियस है, ये भी सेम रेडियस की थी, और हमने दोनों को कांटेक्ट पे रख दिया, तो इन दोनों को जब थोड़ी देर में हटाओगे ना तो आप देखोगे इसमें कितना चार्ज आ गया होगा? क्यू वाले में Q/2, और जो बिल्कुल चार्ज नहीं थी उसके अंदर भी कितना चार्ज आ गया होगा? Q/2। तो आपने देखा अल्टीमेटली चार्ज अनचार्ज बॉडी को जब आपने कांटेक्ट पे रखा तब वो क्या हुआ? चार्ज हो गई। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। पर ये तो बहुत आसान था। आपने क्या बोला? सर अगर ये सेम साइज की है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। सपोज करो मैंने ऐसा भी एक कोई एग्जांपल दे दिया, भाई साहब ये जरा बताओ, ये हमने सेम साइज के आपके चार ट्विस्ट पेयर रख दिए, एक क्यू पर चार्ज केवल क्यू था, फिर चारों को हटाओगे तो आप बोलोगे सर सेम साइज के थे ना, तो सब पे कितना आ जाएगा? Q/4 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 Q/4। समझ में आया? थोड़ा और दिमाग लगा लिए हम, बुद्धि थोड़ी और चला लिए जो चलती नहीं है कभी। वहां पे हमने क्या देखा? जल्दी से माना कि पहले ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, ये Q3 चार्ज था, और ये Q4 चार्ज था। समझा? सबकी रेडियस क्या थी? सेम रेडियस है सबकी, यानी सेम शेप है, सेम सब प्रॉपर्टीज है। मैंने बोला बताओ चारों को अलग अलग कर दिया, अब कितना चार्ज होगा? बोले सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, हर पे पता कितना आ जाएगा? पहले आप बोलोगे चारों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और कितने हिस्सों में बंटने वाला है? इक्वली 4 हिस्सों में बंटने वाला है। तो Q1 डैश की भी यही वैल्यू होगी, Q2 डैश की भी यही वैल्यू होगी, Q3 डैश की भी यही वैल्यू होगी, और Q4 डैश जो नया चार्ज बनेगा उसकी भी क्या होगी? सेम वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत क्या? लेकिन कहानी तो तब बिगड़ेगी ना मालिक कि जब सेम साइज ना हो, सेम शेप ना हो। इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? अब देखो उस कहानी को हम थोड़ा मजेदार बनाते हैं। हम एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला बनाएंगे आप लोगों को
जिसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल भी उस पॉइंट का आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बाबा, जल्दी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कि अपने आप को 30 मार्क का समझना है कि भैया हो जाएगा इतने में, पढ़ के एक बार देख लेते हैं समझ में आ जाएगा। अरे इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाओ, बहुत काम आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अब ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। मैंने बोला ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r1 और इसके ऊपर चार्ज मान लिया q1। ये दूसरा आपका स्फीयर है जिसकी रेडियस है r2 और चार्ज मान लिया आपने क्या, q2। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन नेट जीआरएफ में भी आ चुका है, इससे रिलेटेबल क्वेश्चन नेट जीआरएफ में आ चुका है, तो ये बात आपको याद रखना है। मान लो यहाँ पे तीसरा आपका जो स्फीयर है ये आपका r3 और दिस शुड बी q3। ठीक, हमने इन तीनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट पे रख दिया, और कांटेक्ट पे रखने के बाद हमने हटा दिया। हमने देखा इसकी रेडियस तो r1 थी, पर अब चार्ज इसके पास क्या आ गया होगा, q1 डैश। हमने देखा दूसरा स्फीयर का रेडियस तो इसकी r2 ही रहेगी, पर इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया होगा, q2 डैश। और तीसरा वाला अगर आप देखोगे तो बोलोगे रेडियस तो सर अभी भी सेम रहेगी, पर चार्ज आ गया होगा आपका क्या, q3 डैश। अब पेपर में क्वेश्चन पता क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ q1 डैश, q2 डैश एंड q3 डैश। क्वेश्चन समझ में आया कि है? जब हमने उनको कांटेक्ट पे रख के रिमूव किया ना, तो रिमूव करने के बाद उनके ऊपर कितना चार्ज आ गया, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बनेगा नहीं बनेगा? तरीका बताऊं मैं सरल आपको, नोट कर लिया आप लोगों ने ना, बताओ जल्दी से, पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इस फिगर को मिटा दूं, ये काम का नहीं है, बस आप यहां से तरीका देखना, बहुत मजेदार तरीका निकल के आता है। देखो हम एक चीज को 3 बार लिख देते हैं। क्या करते हैं हम, यहां लिख दो q1 प्लस q2 प्लस q3, ये तीनों के चार्ज का अपॉन r1 प्लस r2 प्लस r3, इसको 3 बार लिख दो। q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 प्लस r3, इसको भी 3 बार लिख दो। q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 प्लस r3। सबने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब देखो ध्यान से, हम इसको कर दे q1 डैश के बराबर, इसको हम लोग कर दे q2 डैश के बराबर, इसको कर दे q3 डैश के बराबर। लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो फिर सेम नहीं आ जाएगा? इसका मतलब भी कुछ ना कुछ कहानी है। तो यहां देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे किसकी रेडियस आ जाएगी, 1 वाले की। यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे किसकी रेडियस आ जाएगी, 2 वाले की। और यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे किसकी रेडियस आ जाएगी, 3 वाले की। तो देखो ये बन गया आपका फॉर्मूला। रटना पड़ा क्या, 1 का r1, 2 का r2 और 3 का r3। ये आपके कुछ थे मेथड ऑफ चार्जिंग के पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा जो आपका होता है वो आपका हो जाएगा चार्जिंग, नोट कर लिया ना सबने, पक्का? थर्ड वन है आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन नेचर आपका बहुत कॉमन होता है, ये नेचर पता क्या होता है, लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया कि इंडक्शन नेचर का मतलब क्या होता है, दूसरों को देख के कंपेयर करने लगना। भाई उनका तो ऐसा चल रहा है, भाई उसके पास तो वो है, भाई उसके पास तो ये सब चीजें हैं। ये नेचर हमारा क्या होता है, इंडक्शन नेचर कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इंडक्शन नेचर का एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्केट गया, ठीक है ना, मैंने मार्केट में देखा कि मुझे अपना, मैं स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट बैट खरीदने गया था, मैंने सामने देखा कि कोई वॉलीबॉल खरीद रहा है, हमने तुरंत माइंड चेंज किया, क्रिकेट बैट ना खरीद के क्या खरीद लिया, वॉलीबॉल खरीद लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब में क्या हुआ, हम करना कुछ चाहते थे पर दूसरे को देख के हमें कुछ और करना पड़ गया। दिस मेथड इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, इंडक्शन। इसको प्रूव करके देखे तो देखना ध्यान से, आपका जल्दी से देखो इसको, ये देखना ध्यान से, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो देखना ध्यान से, हमारे पास क्या था, एक कंडक्टर था जिसके अंदर टोटल चार्ज 0 था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिक्स था। ये बहुत प्यारी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि ये दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने अपनी शान और शौकत दिखाई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव और निगेटिव लोग अच्छी लाइफ जी रहे थे मिक्स होकर के, इस पॉजिटिव को देख के क्या हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अब क्या होगा, पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और नेगेटिव को क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। यानी पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका एक तरफ आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमारी ये बॉडी जो थी, जो पहले क्या थी, 0 चार्ज शो कर रही थी, अब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए।
सपोज करो आप चाहते हो इस स्फीयर को क्या करना, पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप चाहते हो इसको पॉजिटिवली चार्ज करना तो आप किसको ग्राउंड कर दोगे, निगेटिव वाले को। तो निगेटिव वाला पूरा हिस्सा कहां पे चला गया, जमीन में। इसके पास सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव। अब ये चाय के भी वापस उस जिंदगी में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वो इस देख के तो इन्फ्लुएंस हो गए थे, लेकिन उसके जाने के बाद वापस वही स्टेट आ जाएगी जैसी पहले थी। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना। अगर हम चाहते कोई, ठीक ना, हमें चाहिए था निगेटिव चार्ज, अगर हम निगेटिव चार्ज चाहते तो हम किसको, पॉजिटिव को अर्थ कर देते, इसके पास क्या हो जाता, निगेटिव चार्ज रहता। अब ये चाय के भी आपस में वापस मिक्स नहीं हो सकते हैं, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कोई दिक्कत क्या, कोई डाउट क्या? ठीक है, तो देखो आज के लिए तो हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, पर प्रॉमिस रहेगा कि आने वाले रोज मेरी एक वीडियोज आपके लिए जरूर आएगी। कोशिश रहेगा कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। और अभी भी मेरी जाते जाते भी एक बात याद रखना, हम लेट जरूर हुए, अभी फिनिश नहीं हुए सीयूईटी के लिए। हमारे पास इतना पर्याप्त टाइम है कि हम सीयूईटी का डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस आराम से 20 दिन में कवर कर लें। ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, विश्वास रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सफर है आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए। टाटा बाय बाय।